नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर सेबी के आधिकारिक एक्स हैंडल की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि ट्विटर पर सेबी का अकाउंट लॉक है और इसीलिए आम जनता के लिए यह पहुंच से बाहर है। उन्होंने लिखा कि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह कुछ समय के लिए लॉक किया गया हो सकता है, लेकिन यह लगातार पहुंच से बाहर होना, वो भी ऐसे समय में जब इसके शीर्ष नेतृत्व द्वारा हितों के टकराव के सबूत सामने आए हैं, हैरान करने वाला है। कांग्रेस नेता ने लिखा कि मुद्दानी घोटाला कई महीनों से चल रहा है और सेबी की निष्क्रियता बार बार निराशा का कारण रही है। उन्होंने आगे 3 सवाल पूछते हुए कहा कि कुछ सवाल जो उभर कर सामने आते हैं। पहला, अकाउंट लॉक क्यों किया गया? इस अस्पष्टता से यह सवाल उठता है कि क्या प्लेटफॉर्म चुपचाप पिछले प्रेस रिलीज को हटा रहा है जो मुद्दानी घोटाले पर संगठन या इसके नेतृत्व को दोषी ठहरा सकते हैं। दूसरा, प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय संपत्ति है और अधिकारियों को सार्वजनिक पहुंच को रोकना नहीं चाहिए। और तीसरा, संकट के समय में जनता के लिए यह गैर पहुंच एक परिपक्व, पेशेवर और स्वतंत्र बाजार नियामक का संकेत नहीं है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर हिंडनबर्ग का खुलासा मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बनने जा रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च की ताज़ा रिपोर्ट पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि क्या अडानी मामले की जांच इसलिए नहीं की जा रही थी क्योंकि जिसे जांच करनी थी वह कथित घोटाले में शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट के बार बार आदेश के बावजूद सेबी ने सक्रियता से जांच नहीं की। उन्होंने कहा कि यह पारदर्शिता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। यह सबसे बड़ी आपराधिक साजिश है। इस रिपोर्ट ने सेबी प्रमुख और प्रधानमंत्री मोदी की ईमानदारी को उजागर कर दिया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ट्रेनी डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार के बाद उसकी हत्या का मामला गर्माता जा रहा है। मामले को लेकर कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों का 9 अगस्त से विरोध प्रदर्शन भी जारी है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बलात्कारियों और हत्यारों के खिलाफ 1 सप्ताह के भीतर मुकदमा चलाने और उन्हें दोषी ठहराने के लिए संसद में एक विधेयक पेश करने का आह्वान किया है ताकि दोषियों को कठोर सजा मिल सके। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग को लेकर आज रविवार को यानी तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा, जिससे पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पतालों में सेवाएं प्रभावित हुईं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर, हाउस स्टाफ और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी भी चिकित्सा प्रतिष्ठानों में सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि रविवार को उनमें से कोई भी काम पर नहीं आया और विभिन्न अस्पतालों में अधिकारियों को मरीजों को सेवा प्रदान करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर सौरव गांगुली ने भी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हर जगह सब कुछ हो सकता है, इसीलिए सीसीटीवी कैमरा और सिक्योरिटी सिस्टम तैयार रखा जाना चाहिए। सौरव गांगुली ने कहा कि इस तरह की घटना कहीं भी हो सकती है। यह अस्पताल में हुए दुर्भाग्य की बात है, ये बिल्कुल गलत है। धरती पर हर जगह इस तरह के हादसे होते हैं, लेकिन कड़ी कार्रवाई होनी ज़रूरी है। विनेश फोगाट को ओवरवेट होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से अयोग्य करार दिए जाने के बाद हरियाणा में बड़ा फैसला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विनेश के वापस लौटने पर भव्य स्वागत समारोह किया जाएगा और साथ ही उन्हें गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा। दरअसल विनेश फोगाट को लेकर सर्वखाप की तरफ से एक महापंचायत की गई, जिसमें यह बड़ा फैसला लिया गया। सामने आ रही खबरों के मुताबिक हरियाणा के सर्वखाप ने विनेश फोगाट का सम्मान करने, गोल्ड मेडल देने और आयरन लेडी का खिताब देने का फैसला किया है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा लगातार जारी है। इस बीच खबर सामने आ रही है कि अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों के विरोध में बांग्लादेश में हजारों हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और देश के दूसरे सबसे बड़े शहर चटगांव में कल शनिवार को लाखों लोग विशाल रैलियों में शामिल हुए।
आपको बता दें कि 5 अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद से हिंसा प्रभावित बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को 52 जिलों में हमलों की 205 से अधिक घटनाओं का सामना करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों हिंदू अपने घरों और व्यवसायों पर हुए हमलों में घायल हो गए। इसके अलावा कई हिंदू मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई और शेख हसीना की अवाम लीग पार्टी से जुड़े कम से कम 2 हिंदू नेता अब तक हिंसा में मारे गए हैं। और इस हिंसा से बचने के लिए हजारों बांग्लादेशी हिंदू पड़ोसी देश भारत भागने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों के विरोध में सड़कों पर उतरे हिंदू प्रदर्शनकारियों ने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायाधिकरणों की मांग, अल्पसंख्यकों के लिए 10% संसदीय सीटों का आवंटन और अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून बनाने की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्पसंख्यकों के लिए एकजुटता व्यक्त करते हुए छात्रों सहित हजारों मुस्लिम प्रदर्शनकारियों ने भी उनका साथ दिया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने हिंसा प्रभावित देश में अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों की निंदा की है। उन्होंने इसे जघन्य करार देते हुए छात्रों से, जो विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे हैं, सभी हिंदू, ईसाई और बौद्ध परिवारों को नुकसान से बचाने का भी आग्रह किया। मोहम्मद यूनुस ने राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि क्या वे इस देश के लोग नहीं हैं? आप देश को बचाने में सक्षम हैं। क्या आप कुछ परिवारों को नहीं बचा सकते? आपको कहना चाहिए कि कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वे मेरे भाई हैं। हमने एक साथ लड़ाई लड़ी है और हम एक साथ रहेंगे। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर राजनीतिक बयानबाजियों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि पिछले कुछ सालों से जब भी संसद का सत्र शुरू होता है, कोई विदेशी रिपोर्ट जारी हो जाती है। संसद सत्र से ठीक पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जारी की गई थी। संसद सत्र से ठीक पहले जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। ये सब घटनाक्रम संसद के सत्र के दौरान होता है। विपक्ष के विदेश से ऐसे संबंध हैं कि वे भारत के हर संसद के सत्र के दौरान अस्थिरता और अराजकता पैदा करते हैं। वे भ्रम फैलाकर भारत में आर्थिक अराजकता पैदा करना चाहते हैं और अब वे सेबी पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह इस बार की बात नहीं है। पिछले कई वर्षों से संसद के सत्र से ठीक पहले या सत्र के दौरान ही विदेशों से कोई चीज़ क्यों छप के आती है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मैं सीधे आरोप लगाता हूं कि कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को पता था कि सत्र के दौरान रिपोर्ट आने वाली है। उन्होंने कहा कि सत्र के बाद रिपोर्ट आने से कांग्रेस के मन में छटपटाहट आ गई कि यह रिपोर्ट तो सत्र के दौरान आने वाली थी। हिंडनबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि सेबी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मोदी जी के परम मित्र अडानी को हिंडनबर्ग के जनवरी 2023 के खुलासों में क्लीन चिट दी थी और आज उसी सेबी के मुखिया के तथाकथित वित्तीय रिश्ते उजागर हुए हैं। खड़गे ने लिखा कि मध्यम वर्ग से संबंधित छोटे और मध्यम निवेशकों जो अपनी मेहनत की कमाई शेयर बाजार में निवेश करते हैं, उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि वे सेबी में विश्वास करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जब तक इस महाघोटाले में जेपीसी जांच नहीं होगी, तब तक मोदी जी अपने A1 मित्र की मदद करते रहेंगे और देश की संवैधानिक संस्थाएं तार तार होती रहेंगी। अमेरिकी संस्था हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक नई रिपोर्ट जारी कर उसमें दावा किया है कि सेबी की चेयरपर्सन और उनके पति की अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में उपयोग किए गए ऑफशोर फंड्स में हिस्सेदारी रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस बारे में रिपोर्ट जारी करने से पहले कल शनिवार की सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अपडेट में कहा था कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। उसके बाद शनिवार देर शाम उसकी रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि अडानी समूह के खिलाफ सेबी की जांच आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि समूह के साथ सेबी चेयरपर्सन और उनके पति के कथित कनेक्शन रहे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से जारी की गई रिपोर्ट को लेकर सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने बयान जारी कर अपना पक्ष रखा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक माधवी बुच और उनके पति ने कहा है कि हम यह बताना चाहते हैं कि हमारे ऊपर लगाए गए निराधार आरोपों का हम खंडन करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी और हमारा वित्तीय लेखा जोखा खुली किताब की तरह है और पिछले कुछ वर्षों में सेबी को सभी आवश्यक जानकारियां दी गई हैं और हमें किसी भी और वित्तीय दस्तावेजों का खुलासा करने में कोई झिझक नहीं है।
इनमें वो दस्तावेज भी शामिल हैं जो उस समय के हैं जब हम एक आम नागरिक हुआ करते थे। बयान में ये भी कहा गया है कि मामले की पूरी पारदर्शिता के लिए हम उचित समय पर पूरा बयान जारी करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ सेबी ने प्रवर्तन कार्रवाई की थी और कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अब उसी के जवाब में हिंडनबर्ग रिसर्च ने नाम खराब करने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 20 जून को श्रीनगर आए थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि जल्द ही चुनाव होंगे। उपराज्यपाल ने बताया कि चुनाव आयोग की एक टीम ने यहां का दौरा किया है और सभी पक्षों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ही विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान करेगा। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने 5 अगस्त को संसद में कहा था, पहले परिसीमन, फिर विधानसभा चुनाव, फिर उचित समय पर राज्य का दर्जा, सभी चीजें उसी क्रम में चल रही हैं। उपराज्यपाल ने उम्मीद जताई कि जल्द ही राज्य में विधानसभा के चुनाव होंगे। महाराष्ट्र की भाजपा इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने आज रविवार को कहा कि जनता शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को माफ नहीं करेगी। उन्होंने दावा किया कि उद्धव ठाकरे ने भगवा छोड़ दिया है और छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से खुद को दूर कर लिया है। आपको बता दें कि बावनकुले की यह टिप्पणी उद्धव ठाकरे के उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर दिल्ली के सामने झुकने का आरोप लगाया था और कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव उन लोगों के खिलाफ लड़ाई है जो राज्य से नफरत करते हैं। बांग्लादेश के हालात पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए और केंद्र सरकार के लिए चिंता का विषय है। मैं विदेश मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में हूँ क्योंकि ये काम उन्हीं के माध्यम से होना है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए राज्य में सीमावर्ती इलाकों में कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और सरकार स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना है कि बांग्लादेश की सीमा के पास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इसके मद्देनज़र घुसपैठियों को रोकने के लिए फेरजावल और जीरीबाम जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की पेरिस ओलंपिक से अयोग्यता मामले पर विचार विमर्श करने के लिए कुछ और समय लेगा और 13 अगस्त को ही अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि 29 वर्षीय विनेश को बुधवार को महिला 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल के फाइनल से वजन के समय 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य ठहराया गया था, जिसके बाद भारतीय खिलाड़ी ने उन्हें सिल्वर मेडल दिए जाने की CAS से अपील की। हालांकि मामले पर फैसला आज शाम को ही घोषित किया जाना था, लेकिन घटनाक्रम में उथल-पुथल के बीच भारतीय ओलंपिक संघ ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि परिणाम 13 अगस्त को ही पता चलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।